Welcome to Major HS Kalsi's Balno Academy. I'm Mr. देवेश, योर बायोलॉजी फैकल्टी। तो आज हम बेसिकली एक बायोलॉजी का टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स। आपके अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी टेस्ट पेपर DMB 1। फर्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following cell organelles is extensively involved in the synthesis of lipids and steroidal hormones? कौन सा ऐसा आपका सेल ऑर्गेनेल होता है जो क्या फॉर्म करता है? आपका लिपिड भी फॉर्म करता है आपका, और आपका स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी। अब देखो, स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं, आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी में ना रेगुलर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। और लिपिड्स क्या होता है आपका? लिपिड्स आर द फैट्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर ना। तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है आपका जो बेसिकली लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन करवाता है? वो होता है आपका SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्या करवाता है आपका? प्रोटीन फॉर्मेशन। गोल्गी अपैरेटस आपके पैकेजिंग का काम करता है। लाइसोसोम्स आपके सुसाइडल बैग होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके कट गए, लेकिन आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कहीं ना कहीं वो किस चीज की फॉर्मेशन करवाता है? आपका लिपिड्स और आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स। या आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं ना, स्मूथ और रफ आपका, ठीक है। और रफ वाला आपका प्रोटीन करवाता है, स्मूथ वाला आपका लिपिड्स और स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के रिगार्डिंग में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और आपको बताया गया है कि क्या क्या स्टेटमेंट्स के बारे में आपको मालूम करना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से में से आपको बताना है। तो पहला है आपका, माइटोसिस रिजल्ट्स इन टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। देखो, माइटोसिस में क्या होता है आपका? माइटोसिस में ना, जैसे मान लो एक आपका पेरेंट सेल है 2n, ये आपके दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। दो डॉटर सेल में इनका भी जेनेटिक मटेरियल 2n ही होता है, 2n। तो कहने के आप कह सकते हो कि माइटोसिस में आपके दो जेनेटिकल आइडेंटिकल, दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल है अपने पेरेंट से। तो हाँ, दो होते हैं और जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। Meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division but only a single cycle of DNA replication। देखो, मियोसिस में ना आपके दो बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। एक बार हम इसको फर्स्ट इवेंट बोलते हैं या फेज 1 बोलते हैं, हम फेज 2 बोलते हैं। इसमें आपका प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1 ये सब होते हैं। फिर आपका प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2 ऐसे चलता रहता है आपका। तो दो इवेंट्स में होते हैं, हाँ होते हैं। लेकिन उसमें डीएनए जो होता है आपका रेप्लिकेट एक ही बार करता है। उसमें इसको हम एस फेज बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मियोसिस वाले में भी ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। आपका स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, क्योंकि दोनों आपका ऐसे माइटोसिस में आपके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं और मियोसिस में आपका बेसिकली दो आपका सीक्वेंशियल आपका क्या होता है? डिवीजन होता है साइकिल का, न्यूक्लियस का बेसिकली, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका करेक्ट वाले में? बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपके सही स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड है आपका, लिस्ट मैच करना है आपको ऑर्गेनल और उनके फंक्शन। लिस्ट 1 आपके ऑर्गेनल है, लिस्ट 2 आपके क्या है? फंक्शंस है। जैसे आपने सुना है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर्स ऑफ द सेल। पावर्स ऑफ द सेल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो पावर्स ऑफ द सेल्स को क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में करता है। तो आपका एटीपी जनरेशन कौन कर रहा है आपका? मतलब ए का होना चाहिए आपका 4 ए का 4, सी और डी ऑप्शन कट जाएंगे आप, क्योंकि इसमें ए का 3 दे रखा है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है आपका? देखो, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरो मींस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो आपको फोटोसिंथेसिस करवा सकता है। तो अगर आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट का क्या होगा आपका? ऑप्शन 3। बी का क्या है आपका? बी का है 3, तो ए का 4, बी का 3, ये मैच हो रहा है अभी तक। हम और आगे देखते हैं। राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम आपके प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवा रहा है आपका?
सी का 1 और लाइसोसोम आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन, आपके सेल्स के जो अंदर का पार्ट होता है ना सबको डाइजेस्ट कर जाता है, डिग्रेड कर जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो आपका ऑप्शन क्या हो रहा है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आपका, सही ऑप्शन जो मैच हो रहा है आपका ऑप्शन ए। आपको ऑर्गेनेल और उनके फंक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बोला गया इन वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ टू एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आर लिंक्ड बाय। देखो बोला गया जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना आपके न्यूक्लियोटाइड, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे आपको मालूम है, आपने सुना है एडेनिन के बारे में, आपने सुना है ग्वानिन के बारे में, आपने सुना है थायमिन के बारे में और आपने सुना है साइटोसिन के बारे में। ये तीन टाइप, ये आपके चार टाइप के क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेसिकली। तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, विच इज पेप्टाइड नहीं, फॉस्फोडाइस्टर नहीं, ग्लाइकोसाइडिक नहीं, आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। H2H2 बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है अच्छा खासा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर आपके इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना ज्यादा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी तभी तो म्यूटेट कम करेंगे आपका, ये मतलब रेट ऑफ म्यूटेशन कम होगा। आपने सुना होगा स्लो म्यूटेशन इज आल्सो नोन एज एवोल्यूशन, स्लो म्यूटेशन को हम एवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपके जो दो साइंटिस्ट थे वाटसन क्रिक, उनका जो डीएनए का मॉडल था, उनके बीच में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, इनके बीच में जो आपका बॉन्डिंग पाया जाता है, क्या बॉन्ड था आपका, H2H2 या फिर और यू कैन आल्सो से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस आर करेक्ट, इज करेक्ट। आप कह सकते हो वायरसेस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। दे हैव देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी। देखो वायरसेस का अपना खुद का मेटाबॉलिज्म होता है क्या, खुद मेटाबॉलिज्म मशीनरी होता है क्या, तो आंसर है इसका नहीं। आपने सुना है कि जब तक आपके वायरस को होस्ट नहीं मिलता तब तक उसको हम डेड कंसीडर करते हैं। अगर इसके पास खुद का मेटाबॉलिक मशीनरी होता तो कहीं ना कहीं बिना होस्ट के भी तो उसके अंदर रिएक्शन चलते हैं ना, लेकिन नहीं चलता। इसको होस्ट मिलता है, इसको तभी लिविंग कंसीडर करा जाता है, वरना लिविंग कंसीडर नहीं करा जाता। होस्ट नहीं है तो डेड है, ये नहीं होगा। दे कैन रिप्रोड्यूस आउटसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। सेम अभी मैंने आपको बताया कि अगर इनको होस्ट मिलता है उसी पर अपना लाइफ सस्टेन करते, उधर मल्टीप्लिकेशन करते, सब चीज वहीं करेंगे ये आपका। लेकिन विदाउट होस्ट ये आपके डेड कंसीडर होते हैं, तो बिना होस्ट सेल के रिप्रोड्यूस कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाते। लिखा है दे आर क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। आपने नाम सुना होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियो, एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर मेनली आपके सोल मेंबर्स होते हैं विच इज बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं होते आपके, बैक्टीरिया होते हैं उसमें। ये आपकी कट गया, 3 एलिमिनेट हो गया। आपके बचेगा आपका सी, दे कैन आइदर कंटेन डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बट नेवर बोथ। एक टाइम पे तो या तो इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, दोनों साथ में नहीं होता। जैसे मैं एक वायरस का एग्जांपल लेता हूं आपको। एक वायरस होता है, द नेम ऑफ द वायरस इज बैक्टीरियोफेज। इट कैन आइदर कंटेन डीएनए और आरएनए। एक टाइम पर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे इसके पास एक टाइम पर। या तो आपका क्या होगा, डीएनए या आरएनए। बैक्टीरियोफेज इज अ काइंड ऑफ वायरस व्हिच डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस होता है जो कि आपके बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बैक्टीरियोफेज, बट इट इज अ काइंड ऑफ वायरस, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स है आपके। पहले आपका रेड ब्लड सेल्स इन एडल्ट ह्यूमंस लैक अ न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल जो होता है आपके एडल्ट
एडल्ट ह्यूमन में उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अगर मैं आप एक बात देखोगे, जब आपका रेड ब्लड सेल इमेच्योर होता है ना तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आपका रेड ब्लड सेल मैच्योर होने लग जाता है तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? आपको मालूम है कि आपका जो आरबीसी होता है, आरबीसी क्या होता है? आरबीसी इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। इट ट्रांसपोर्ट्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, हॉर्मोन्स, हीट, वेस्ट मटेरियल्स एंड और भी चीज आपका क्या करता है, ये आपका कैरी करता है। ठीक है, इतनी ज्यादा चीजें कैरी करने के लिए क्या इसके पास वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, आपके सेल के अंदर का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो सेल क्या काम करता है आपका? रेड ब्लड सेल क्या काम करता है आपका? ये अपना ईआर, एंडोप्लाज्मिक, अपना न्यूक्लियस, ये सब अपना डीजनरेट कर देता है, हटा देता है, ताकि ज्यादा ज्यादा चीजें ऑक्यूपाई कर पाए। ठीक है, तो हाँ, आपका रेड ब्लड सेल जो होता है ह्यूमन में, एडल्ट में, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक बात है। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज अ यूनिवर्सल डोनर। देखो, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो आपका यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, रिसीवर होता है। तो ये डोनेट नहीं कर सकता सबको, लेकिन हाँ ले सबसे सकता है। ए बी जो है, ए बी खाली ए बी वाले कोई ब्लड दे सकता है, क्योंकि इन दोनों के पास ए और बी के दोनों के एंटीजन होते हैं। ना तो ये खाली ए को दे सकता है, ना खाली बी को दे सकता है, ना ओ को दे सकता है, खाली ए बी को दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। प्लेटलेट्स प्ले ए क्रिटिकल रोल इन ब्लड कोगुलेशन। देखो, प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स विच कोगुलेट और क्लॉट्स ब्लड, जो कि आपके ब्लड को कोगुलेट करता है, क्लॉट करता है। जैसे मान लो कोई भी ये आर्टरी या वेन है, बीच में से रप्चर हो गई, तो आपका ब्लड जो होगा यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये बात आपके प्लेटलेट्स को मालूम चल जाता है मैकेनिज्म के थ्रू कि आपका ब्लड जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया। तो क्या काम करता है, प्लेटलेट्स आपके ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फिब्रिन। वो ऐसे कवर कर लेता है, फिब्रिन, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। फिब्रिन बनाता है आपका फिब्रिनोजेन। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर आपके ब्लड जो आपका आउट होता है रप्चर होने के बाद आपके वेन्स, आर्टरीज के बाद, तो उसको रोकता है, विच इज ऑल्सो नोन एज कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो हाँ, आपका स्टेटमेंट 3 भी जो है वो ठीक है, पहला और तीसरा ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है आपका? इनकरेक्ट, 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 फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, the process of transcription in plants serves which of the following primary functions? The process of transpiration in plants. Transpiration आपने सुना होगा। Transpiration is also known as exchange of gases through stomata. Stomata के थ्रू जो बेसिकली आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, चलो हम इस पर नीचे से पढ़ लेते हैं। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या ये आपके फोटो एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी को कीमो एनर्जी में कन्वर्ट करता है? नहीं, आपके लाइट एनर्जी को आपके फोटो एनर्जी को कीमो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट। क्या ये आपके फूड का ट्रांसलोकेशन करवाता है? ट्रांसपिरेशन नहीं, वो आपका फ्लोएम करवाता है। इट इज प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक। क्या ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक करता है? क्या मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लो प्लांट बॉडी के अंदर गैसेस ज्यादा हो जाते हैं, या फिर मान लो वाटर ही ज्यादा हो गए, तो वेपर की फॉर्म में वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस बाहर रिलीज करना। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आपका प्राइमरी मैकेनिज्म भी नहीं है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए ये। ठीक है, तो इसका भी आप क्या लिखोगे? नहीं। इट फैसिलिटेट्स द एसेंट ऑफ सैप एंड कूल्स द प्लांट। जैसे मान लो अगर प्लांट बॉडी के अंदर गैस ज्यादा हो गए, तो ऑब्वियसली बात है, तो प्लांट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। प्लांट बॉडी का टेम्परेचर आपका बढ़ने लग जाता है क्योंकि उसमें गैसेस का अमाउंट ज्यादा हो गया। लेकिन होता क्या है कि आपके लीव्स में ना स्टोमेटल पोर्स पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि अगर किसी प्लांट बॉडी के अंदर गैस ज्यादा हो जाता है तो प्लांट के लिए अपना स्टोमेटा ऐसे ओपन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये लीफ है, इनके अंदर से स्टोमेटल पोर्स होते हैं। अगर मान लो प्लांट बॉडी के अंदर आपका वेपर ज्यादा है, तो गैस बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने स्टोमेटल पोर्स को ऐसे ओपन कर देंगे, खोल देंगे, और आपका गैस बाहर निकल जाएगा, एनवायरनमेंट में निकल जाएगी लीफ के थ्रू। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और इसी प्रोसेस की हेल्प से आपका क्या हो जाता है, बेसिकली
गैसेस निकल जाता है और प्लांट बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, प्लांट बॉडी आपका ठंडा पड़ जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? इट फैसिलिटेट्स द एसेंट ऑफ सैप एंड कूल्स द प्लांट, प्लांट को ठंडा कर देता है, कूल कर देता है। ठीक है, वाइटामिन लिस्ट 1 केमिकल नेम लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। तो आपको एक साइड क्या दे रखा है? एक साइड दे रखा है आपको वाइटामिन के नाम और एक साइड दे रखा है आपको इनके केमिकल नेम के नाम। तो आपको नाम बताना है। जैसे वाइटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। वाइटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वाइटामिन ए से ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। तो ए का क्या होगा आपका 2, सी और डी ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे क्योंकि ए का क्या है 1 है, नहीं। वाइटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एब्सकॉर्बिक एसिड। वाइटामिन सी को हम एब्सकॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होगा आपका ये बी का 1 क्या आपका ए में 4 कट गया आपका। जैसे वाइटामिन डी, सी का क्या वाइटामिन डी, वाइटामिन डी को हम कैल्सीफिरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके सी का डी। और वाइटामिन ई को हम टोकोफिरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 4 3। ऑप्शन क्या जाएगा आपका सही 2 1 4 3। कभी कभार आपके क्वेश्चंस आ जाते केमिकल नेम से, तो बस आपको केमिकल नेम याद रखना। केमिकल नेम याद करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। केमिकल नेम बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका वाइटामिन ए रेटिनॉल, आजकल तो सारे जो आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वाइटामिन ए बी सी जेबल सब आपका डला हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें भी आप नाम देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन फंक्शन यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। किडनी का मेन फंक्शन यूनिट क्या होता है आपका? मेन फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। न्यूरॉन आपका नर्वस टिश्यू का होता है, नर्व सेल होता है। एल्वियोलस आपके लंग्स का होता है। विलाय आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो एक बच्चा क्या आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट बेसिकली फिल्टर्स द ब्लड, इट एब्जॉर्ब्स द मिनरल्स थ्रू इट्स लूप्स के अंदर से अपने मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड के आपको फिल्टर करता है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, और यू कैन से आपका यूरिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सब चीजों को हेल्प करता है आपका नेफ्रॉन किडनी के अंदर। बेसिकली नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं फिर? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। पहला है द स्टमक सिक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। आपका स्टमक जो होता है HCl सिक्रेट करता है, जो कि क्या कौन सा कंडीशन प्रोवाइड करता है आपको? एसिडिक मीडियम। हाँ, आपके स्टमक के वॉल पर ना कुछ आपके सेल्स होते हैं। द नेम ऑफ द सेल्स आर ऑक्जेंटिक सेल्स। Oxyntic cells are responsible for the releasing of HCl in the stomach. Oxyntic cells की वजह से आपके HCl का सिक्रेशन होता है स्टमक के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर स्टोर्ड इन लिवर। बोला गया कि बाइल जूस आपका गॉल ब्लैडर निकालता है और स्टोर्ड कहां पे होता है? लिवर में। ये ऑपोजिट बोल दिया इसने। बाइल जूस आपका निकालता कौन है? आपका लिवर। और स्टोर्ड कहां पर होता है आपका? गॉल ब्लैडर। इसने ऑपोजिट लिख दिया। बाइल जूस आपका बोल दिया कि स्टोर्ड होता है आपके लिवर में और निकालना सिक्रेट करता है आपका गॉल ब्लैडर, जो कि ऑपोजिट है। जैसे मान लो ये आपका लिवर होता है, यहां से आपके डक्ट्स निकलते हैं, लिवर के डक्ट्स, और फिर ये होता है आपका गॉल ब्लैडर, यहां से फिर आपका डक्ट निकलता है। ठीक है, ये आपका लिवर को ना हम हिपैटिक बोलते हैं, हिपैट या हिपैटोलॉजी, लिवर स्टडी ऑफ लिवर। ये आपका हिपैटिक डक्ट होता है, हिपैटिक डक्ट मतलब लिवर का ट्यूब। बाइल निकला, बाइल बहुत ना अबंडेंट क्वांटिटी में निकलता है। ये पहले जाके आपका स्टोर कहां पर होता है? आपके गॉल ब्लैडर में। ये आपका गॉल ब्लैडर ये स्टोर करता है आपके गॉल ब्लैडर आपके इसको बाइल जूस को।
फिर धीरे धीरे करके आपका ये अपना जो बाइल जूस होता है कहाँ निकालता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। इस डक्ट का नाम होता है आपका हिपैटोसिस्टिक डक्ट, हिपैटोसिस्टिक, और इसके आसपास आपका हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट भी होता है। मतलब बाइल जूस रिलीज कौन, सीक्रेट कौन कर रहा है, लिवर, स्टोर कौन कर रहा है, आपका गॉल ब्लैडर। इसमें आपके ऑपोजिट लिखा हुआ है, ये आपका इनकरेक्ट है। ऊपर वाला, सॉरी, ये वाला आपका इनकरेक्ट है, ये वाला देखते भी हम। Trypsin is an enzyme that helps in digestion of protein. Trypsin is a kind of enzyme which is secreted by pancreas. Pancreas secrete करता है आपका ट्रिप्सिन, और ये आपका किसका डाइजेशन करता है, बेसिकली आपका प्रोटीन का। बात ठीक भी है, प्रोटीन का डाइजेशन आपकी दो जगह होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक बार आपके स्टमक में विच इज डन बाय पेप्सिन और यू कैन से पेप्सिनोजन, लेकिन आपके इंटेस्टाइन में भी होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में ज्यादा। वहां पे कौन रिलीज करता है, आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज अ काइंड ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन जो होता है आपका पैंक्रियाटिक जूस होता है आपका, जो कि किस चीज का ब्रेक डाउन करता है, आपके प्रोटीन का। कहां पे, इंटेस्टाइन के अंदर। हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। फर्स्ट और थर्ड क्या आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, और ऑप्शन बी ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आपके बहुत अच्छे होते। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। देखो, एनर्जी की जो भी यूनिट होती है ना, आपकी एनर्जी की जो भी यूनिट होती है, आपने सुना होगा फिजिक्स में भी, आपका पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी की जो यूनिट होती है आपकी जूल होती है। क्या होती है आपकी, जूल। तो अगर आप देखोगे एसआई यूनिट की बात कर रहा है वो, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल विच इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड, एसआई, तो वो आपका जूल होता है। लेकिन बहुत जगह कॉमनली इसको कैलोरी भी बोला जाता है, कैलोरी, ठीक है। जैसे एक कैलोरी में आपके 4.16 जूल होते हैं आपके, लेकिन हम बात करें एसआई यूनिट की, तो आपके एनर्जी, किसी भी टाइप का एनर्जी, उसका यूनिट क्या होता है, आपका यूनिट क्या होता है, आपका जूल। वॉट होता है पावर का, न्यूटन होता है आपके फोर्स का, ये फोर्स का होता है, ये पावर का होता है। देखो, कैलोरी भी आपके फूड का ही होता है, लेकिन ये एसआई नहीं है। कैलोरी भी आपके फूड का होता है, लेकिन ये एसआई नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है आपका, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है आपका, जूल। सही ऑप्शन क्या होगा फिर आपका, जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फेनोटाइपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन। अब देखो क्या बोला गया आपका, कि जो आपके साइंटिस्ट थे, मेंडल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था। डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो फीचर्स देख करके, दो फीचर्स, एक उन्होंने शेप लिया था, एक उन्होंने कलर लिया था, ग्रीन। जैसे मान लो आर, आर का मतलब था आपका राउंड, और स्मॉल आर, स्मॉल का मतलब भी राउंड ही था, लेकिन स्मॉल आर क्या था यहाँ पर आपका, येलो। लेकिन आपको मालूम अगर कैपिटल आर है मतलब वो डोमिनेंट दिखाएगा। वाई का मतलब है आपका येलो, और स्मॉल आई का मतलब आप, स्मॉल वाई का मतलब था आपका ग्रीन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक आपका स्मॉल आर क्या था आपका, यहाँ पे रिंकल्ड था, रिंकल्ड शेप था, रिंकल्ड। अगर मैं इसको लिखूंगा आर, आर, वाई, वाई सब कैपिटल है, तो आपको क्या होता, राउंड येलो होता है आपका, ठीक है। राउंड क्या होता, येलो। अगर मैं स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई लिखता, आर आर क्या, स्मॉल आर क्या था आपका, रिंकल्ड, और स्मॉल वाई क्या था आपका, ग्रीन। ये आपका रिंकल्ड ग्रीन बनता। लेकिन अब बताता है कि वो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो हुआ था, तो F2 जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, जो आपका फिनोटाइपिक मतलब दिखने वाला, फिनोटाइपिक का मतलब क्या होता है, जो आप अपीयरेंस देख के बता सकते हो, उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक, ठीक है। तो दिखने वाला कैसा था आपका, उनका था आपका एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू था आपका 9:3:1, 9:3:3:1। इन्होंने देखा था कि ज्यादातर आपके राउंड येलो थे, फिर कुछ आपके राउंड ग्रीन थे, फिर आपके रिंकल्ड येलो थे, फिर कुछ आपके रिंकल्ड ग्रीन थे, ऐसे ऐसे आपके 9:3:1 बना था। ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following plant tissue responsible for transport of water and dissolved minerals from roots to the rest of the plant। कौन सा ऐसा प्लांट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू और इट लाइज इन द वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू के अंदर लाई करता है आपका ये।
इट इज नोन एज जाइलम। फ्लोएम आपका फूड का कंडक्शन करता है तो कट जाएगा। कॉलिन काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वाटर से इसका कुछ लेने देने नहीं है, ऑप्शन कट जाएगा। स्क्लेरन काइमा आपका स्टिफनेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पानी से लेना कुछ भी नहीं है, कट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा क्या आपका, जाइलम। अगर मान लो आपको किसी का आंसर मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हाँ भाई एलिमिनेट करने के बाद भी आपका आंसर सही आ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस। आपको कुछ ग्रीन हाउस गैसेस दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। विच ऑफ द गैसेस गिवन अबव कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में आपका कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियस सी बात है, आपके न्यूक्लियर वॉर्स हो रहे हैं उसकी वजह से भी आपके अर्थ टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रहा है, उससे भी आपका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। मीथेन, देखो मीथेन भी आपका नेचुरल फ्यूल है, ये भी बर्न होने पे आपका ग्लोबल वार्मिंग में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, तो ये भी होगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी करता ही है। और आजकल के टाइम पे क्या चल रहा है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच इज सिक्रेटेड बाय एसीज, रेफ्रिजरेटर एंड योर डिओड्रेंट, वहां से भी आपके निकलता है, जो भी ये भी आपका ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, सारे ही कर रहे हैं आपके। देन द ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, सारे ये जो आपकी गैसेस हैं सारे के सारे आपके कंट्रीब्यूट करे इन द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, next question is the pacemaker of the human heart is the pacemaker means pacemakers is the factor that regulates the rhythm of heartbeat। आपका हार्टबीट एकदम मेंटेन करवाता है, क्या मेंटेन करता है आपका, ये मेंटेन्स रिदम ऑफ हार्टबीट, इनिशिएट्स हार्टबीट। आपका हार्टबीट भी इनिशिएट करवाता कौन, आपका कौन कराता है आपका बेसिकली पेसमेकर। ठीक है, आपके वैसे हार्ट में दो पेसमेकर होते हैं, एक एसए नोड एक एवी नोड, लेकिन अगर मैं नॉर्मल क्या बोल रहा हूँ, पेसमेकर, नॉर्मल पेसमेकर, तो नॉर्मल पेसमेकर हमेशा क्या होता है आपका, एसए नोड होता है, क्योंकि आपका प्राइमरी पेसमेकर होता है, इट इज द प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट, बट बहुत टाइम से आपका काम कर रहा होता है, क्योंकि आपने सुना हार्ट इज द हार्डेस्ट वर्किंग मसल, हार्डेस्ट वर्किंग मसल है आपका। अगर आपका हार्ट रेस्ट हो जाएगा तो आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो आप कि आपका एसए नोड जो होता है वो क्या होता है आपका प्राइमरी क्या होता है, पेसमेकर। लेकिन कुछ टाइम बाद जाकर के आपका एसए नोड जो होता है ना इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो आपका सेकेंडरी पेसमेकर एक्टिवेट हो जाता है विच इज एवी नोड। एवी नोड इज द सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। लेकिन अगर मुझे एवी नोड के बारे में पूछना तो मुझे एग्जैक्टली सेकेंडरी वर्ड लिखना पड़ेगा पेसमेकर से पहले, तब जाकर मैं टिक लगाऊंगा ये। अगर यहाँ पे सेकेंडरी वर्ड नहीं लिखा इसका मतलब मैं ये टिक नहीं लगाऊंगा। ये भी नहीं होता, बंडल ऑफिस भी नहीं होता, पुरगंजी फाइबर्स भी नहीं होता, आपके क्या होता है आपके ऑप्शन बी विच इज एसए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। ठीक है, next question says match the following disease with their causative agents or microorganisms that can cause you the disease। list 1 or list 2? malaria, malaria is caused by a kind of pathogen which lies on the surface of water। मलेरिया आपके ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होता है जो कि आपके पानी के सरफेस पे पाया जाता है, which is प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक आपका ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है जो कि पानी के सरफेस पे पाया जाता है, और मॉस्किटो भी तो आपके पानी के सरफेस पे बैठते हैं, तो ए का क्या होगा आपका 4। टाइफाइड, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज एक मिनट, कोई बोला मैंने ये लेकिन मैच में नीचे वाला कर दिया, बोला मैंने प्रोटोजोआ ही था लेकिन मैच नीचे वाला हो गया, ये कोई बात नहीं। मलेरिया का क्या होगा आपका प्रोटोजोआ। नेक्स्ट आपका टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी is spread by contaminated food, contaminated water,
ऐसे अगर आप कुछ गंदा बाहर का खुला खाना खाते हो जिसमें आपका सैल्मोनेला टाइफी है तो उसके बाद आपको टाइफाइड हो सकता है, फीवर आपको बहुत ज्यादा आता जाता रहेगा उस कंडीशन में। बी का क्या होगा आपका 4। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज व्हिच इज मेनली कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपका एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो क्या कॉज करता है आपको ट्यूबरक्लोसिस, नाम में ही है। वैसे इसके आगे ट्यूबरक्लोसिस नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसका पूरा नाम होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ringworm is caused by a fungi, the name of the fungi is mycosporum trichophyton। अगर ऑप्शन चेक करोगे ए का क्या है 3, 4 वाले ऑप्शन तो काट दो, ए का 4 बता रखा है यहाँ पे। बी का क्या है 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो आपको ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है आपका। तो देखो आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं डिजीज का नाम, पैथोजन का नाम, डिजीज का नाम, पैथोजन का नाम, तो आपको डिजीज और पैथोजन के नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a part of human फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? फैल्यूपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं और ये क्या होता है आपका फीमेल ट्यूब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कि आपके एग्स को कहां से ओवरी से लेकर के जाता है आपके यूट्रस में, इट इज आल्सो नोन एज ओविडक्ट। लेकिन ये ऑप्शन क्या बोला कि नॉट अ पार्ट, ये तो पार्ट है ना इसलिए ऑप्शन कट गया। यूट्रस इज नोन एज वुम, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये तो पार्ट होता है। ओवरी हेल्प्स इन ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है आपका, ठीक है। रिलीजिंग ऑफ एग्स, वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस का क्या काम होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या काम करता है? टेस्टिस से जो आपके ट्यूब्स आते हैं वो अपना स्पर्म रिलीज, वो स्पर्म कौन लेकर जाता है? आपका वास्ट डिफरेंस, और उसको फिर कहां डाल देता है? आपके यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा में डाल देता है। फिर वहां से आपकी पीनिस, पीनिस के थ्रू बॉडी से बाहर। ये आपका मेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट नहीं। यही तो पूछा कि कौन सा पार्ट नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा आपका सही ऑप्शन? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन डीएनए एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आपको मैंने बताया भी था कुछ टाइम पहले कि एडेनिन जो होता है हमेशा आपके थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? आपका डबल बॉन्ड बनाता है, विच इज ट्रू, इट इज ट्रू, ठीक है। इन आरएनए यूरेसिल रिप्लेसेस थाइमिन पेयर्स विद एडेनिन, ये आपके डीएनए के लिए होता है। अगर कहीं पे थाइमिन है तो आपके डीएनए का इंडिकेट करता है, बट आरएनए में थाइमिन को रिप्लेस करके कौन आ जाता है? आपका यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल। सेकंड स्टेटमेंट में क्या आएगा आपका? हाँ, आरएनए में आपके थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, तो कहने का ये भी ठीक है आपका। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड दोनों ठीक है, तो कौन सा आएगा? बोथ 1 and 2। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट कंट्रोल्स इनवॉल्युंटरी एक्शंस सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर। Which part of the human brain controls involuntary actions? Involuntary actions control करते हैं आपके basal part of the brain which is medulla oblongata, ठीक है। इसका आंसर तो आपका medulla oblongata है because it controls involuntary actions. It is the region of connection present between brain and spinal cord. Brain और spinal cord के बीच का जो connection होता है ना, उस region को हम क्या बोलते हैं? medulla oblongata. Cerebrum controls thinking part of the brain, memory and self consciousness, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। Cerebellum, it controls your locomotive movement, जैसे आप मूव करते हो, एक्यूरेसी होती है मूवमेंट करने में। It provides balancing factors to your body, but involuntary actions कंट्रोल नहीं करता। Hypothalamus controls body temperature, sight of hunger, rhythm of, sometimes rhythm of heartbeat and रेट ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन मेनली पूरा नहीं करता। ये पूरा इनवॉल्युंटरी एक्शंस कंट्रोल नहीं करता, एक दो कर सकता है लेकिन सभी को नहीं करता, ठीक है। मेड्यूलो ओब्लोगेटा जो है यही अकेला ऐसा होता है जो कि आपके सभी इनवॉल्युंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। Which element is essential for synthesis of thyroxine hormone? What do you mean by thyroxine hormone?
थायरॉक्सिन हार्मोन इज मेनली सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है आपका। द वर्क ऑफ द थायरॉक्सिन इज इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ये आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कौन करता है आपका? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा जरूरी होता है? देखो कैल्शियम आपके बोन्स बनाता है, इसका इतना जरूरी नहीं है। पोटेशियम आपके वाटर लेवल को बैलेंस करवाता है, उसका भी जरूरी नहीं है। आयरन आयरन का ज्यादा कुछ काम नहीं होता, ये हमारे रेड ब्लड सेल में रेड पिगमेंट को मतलब कंट्रोल करता है। आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन इज रिलेटेड फ्रॉम हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली से रिलेट करता है आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आयोडीन जो होता है, अगर आप कम इनटेक कर रहे हो तो आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन बहुत कम बनेगा। थायरॉक्सिन कम बनेगा तो आपको हाइपोथायरिज्म हो जाएगा, या फिर आपको गॉइटर भी हो सकता है। गॉइटर में क्या होता है? यही तो होता है आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्वेल हो जाता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपका नेक को जो स्वेल दिखता है ना, ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। आप कौन सी बीमारी होती है? गॉइटर। गॉइटर में आपका थायराइड ग्लैंड तो स्वेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए आपका क्या चीज जरूरी है? ज्यादा आयोडीन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन हार्मोन सिक्रेटेड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन सिक्रेट करते हैं। फर्स्ट ग्लैंड, सेकंड हार्मोन्स। पैंक्रियाज क्या सिक्रेट करता है आपका? पैंक्रियाज एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। पैंक्रियाज एज एंडोक्राइन क्या सिक्रेट करता है आपका? इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करता है आपके? ग्लूकोज, इट विल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ फूड स्टोरेज यूनिट ऑफ द एनिमल। एनिमल के अंदर जो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। इट इज मेनली कन्वर्टेड फ्रॉम ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। कौन कन्वर्ट करता है आपका? इंसुलिन, ठीक है। अब है आपका क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। या आप देखो ऊपर नीचे कैसे भी कर लो, चलो ऊपर नीचे कैसे भी कर लो। जैसे आपका टेस्टिस है, टेस्टिस आपका क्या सिक्रेट करता है? इट सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट्स एड्रेनालिन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। अब देखो ए का क्या है? 2, 1 1 कट गया। ए का है आपका 2, बी का है 1, बी का है 1, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्योंकि बी का तो उसमें 4 हो गया ना, कट। सी का है आपका 4 और डी का है आपका 3। हाँ, आपका हमारे से ऑप्शन मैच कर रहा है। क्या ऑप्शन? ए, 2 1 4 3, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू। अब देखो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? बेसिकली देखो, आपने सुना होगा BOD के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे मान लो, अगर आपने देखा है बहुत सारे आपके ऐसे रिवर होते हैं या लेक होता है या पॉन्ड होता है, ज्यादा स्टैग्नेंट मान लो, लेक और पॉन्ड मान लो, जिसका सरफेस जो होता है ना ग्रीन कलर का हो जाता है। एल्गी आ जाते हैं, बहुत सारे आपके प्लैंकटॉन्स आ जाते हैं, पूरा उस पानी में आपका न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना उस आपके सोर्स का ना ऑक्सीजन डिमांड बहुत बढ़ जाता है, उसमें टॉक्सिक लेवल फिर बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। तो बायो मैग्निफिकेशन हम वो बोलते हैं, अगर मुझे किसी लेवल में, किसी ट्रॉपिक लेवल में टॉक्सिसिटी बढ़ानी है, मुझे टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ाना है, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। ये क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। 22 क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट। प्लांट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब लिखा हुआ है फर्स्ट शेर में, दे पोजेस वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। वस्कुलर बंडल्स और वस्कुलर टिश्यूज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। कौन पोजेस करता है आपका? करते हैं ये, ठीक है। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। आपकी 3 किंगडम ही है जो कि जाइलम फ्लोएम है, जिसके पास टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये 3 है। लेकिन इसमें सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल दिया? जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते। ये दोनों तो सीड प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म का मतलब भी क्या होता है? सीड। 2 ऑप्शन आपके कट गए, अब फिर आपका बचेगा क्या? टेरिडोफाइट। इन थर्ड भी हम देख लेते हैं, दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स।
स्पोर्स के रिप्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है आपका आपका टेरिडोफाइट्स ही होते हैं। टेरिडोफाइट्स के पास जाइलम फ्लोएम होता है, इनके सीड्स, इनके पास सीड्स नहीं होते, और ये रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, आपके स्पोर्स के थ्रू करते हैं। टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आता है आपका, फर्न आता है, मार्सिलिया विच इज आल्सो काइंड ऑफ एक्वेटिक फर्न, हॉस्टेल आता है आपका। उनके पास जाइलम फ्लोएम तो होता है, उनके पास बेसिकली सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते वो आपके, और स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स के थ्रू नहीं, स्पोर्स के थ्रू। सो ऑप्शन क्या आपका टेरिडोफाइट्स, ठीक है। द टर्म ऑस्मोसिस रिफर्स स्पेशली टू द, ऑस्मोसिस जो होता है उसको हम किसको रिफर करवाते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे मान लो इधर हायर कंसंट्रेशन है और इधर लोअर है, तो हायर से लोअर जाता है क्या। देखो पहली बात तो ऑस्मोसिस में आपके सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, ऑस्मोसिस में आपके सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता। ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर का मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है, लेकिन हम बाकी स्टेटमेंट भी देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट द एयर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपकी एनर्जी चाहिए, जिसको हायर से आपका लोअर या लोअर टू हायर जाना होगा, लेकिन हायर टू लोअर ही जाता है बेसिकली, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, मटीरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन तो करवाता ही नहीं है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आपका ऑप्शन बी ही ठीक है, ए सी डी गलत है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है द ह्यूमन स्केलेटल इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड periodically, which cells are responsible for the resorption breakdown of bone tissue। देखो आपके ना बोला गया है कि ह्यूमन स्केलेटल जो होता है, ह्यूमन स्केलेटल जो होता है वो कंप्लीटली क्या होता है आपका, कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है पीरियडिकली, टाइम टाइम पर आपका रिप्लेस होता रहता है, टाइम टाइम पर आपका रिप्लेस होता रहता है। कौन से सेल्स बेसिकली आपके बोन को रिप्लेस करते हैं, देखो आपके तीन है। ऑस्टियो वर्ड का मतलब होता है आपका बोन, कॉन्ड्रो का मतलब हो गया आपका कार्टिलेज को हटा दो। अब देखो ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोब्लास्ट है और ऑस्टियोक्लास्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा सुना है कि ऑस्टियो का मतलब हो गया बोन और साइट का मतलब हो गया आपके सेल। ऑस्टियो का मतलब बोन्स और साइट का मतलब क्या हो गया आपका सेल। तो ये सेल ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में अच्छे खासे फॉर्म हो चुके हैं, बोन्स के सेल जो कि हमारे बॉडी में फॉर्म हो चुके हैं, तो ये आपका कट जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट भी नहीं होता, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट आपका ऐसा सेल होता है बोन्स का जो कि कंटिन्यूअस मैनर में आपका चेंज होता रहता है, ग्रो करता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। जो आपके डेवलप्ड हो चुके हैं, जो बोन्स के साथ डेवलप्ड हो चुके हैं, वो क्या होते हैं आपके ऑस्टियोसाइट, लेकिन जो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं वो क्या होते हैं आपके ऑस्टियोब्लास्ट। तो आपका जो स्केलेटल सिस्टम है पूरा रिप्लेस होता है, क्यों, क्योंकि आपके ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ना कंटिन्यूअसली डेवलपिंग हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आपके इसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन हार्ट। पहले आपका ब्लड कहां जाता है तो हम देखते हैं, अगर आप देखोगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। देखो अगर आप देखोगे पहले क्या है इसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन आता है, आउटा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आउटा आता है, आउटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे इनकरेक्ट है, ठीक है। देखो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस, देखो इसने सीक्वेंस जो है ना थोड़ा गलत वे में दे रखा है। अगर अच्छा देखो इसने ये एरो बना रखा है, ऐसे एरो बना रखा है, मतलब यहां से यहां, मुझे लगा कि ये यहां से यहां है, ऐसे नहीं, ये एरो है आपका, ये एरो है। एरो के हिसाब से तो फिर दोबारा इसको देखना पड़ेगा हमें, इसको, इस वाले लाइन को, पहले लाइन को। एरो का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे गया आपके आउटा। देखो मैंने अभी यहां पे भी तो बताया आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू कहां जाता है आपके बॉडी पार्ट्स पे जाता है, हाँ ठीक है, बॉडी टिश्यू ठीक है। फिर बॉडी टिश्यू आपके उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसको भेज देता है कहां पर, उसको बनाता है डीऑक्सीनेटेड, फिर वेना कावा उसको एब्जॉर्ब करके सुपर फिर कहां भेज देता है आपके राइट एट्रियम में। आपको तो पहला वाला ही ठीक लग रहा है इस हिसाब से, अगर ये एरो है तो इस हिसाब से आपका पहला वाला ही ठीक है। बाकी सीक्वेंस पढ़ते हैं एक बार।
राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है आपके पल्मोनरी आर्टरी, हाँ पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर जाता है आपके लंग्स में, राइट वेंट्रिकल के बाद जाता है आपके पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, फिर जाता है लंग्स में, ठीक है, फिर जाता है पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है, फिर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेकिन सिस्टमैटिक वे में बोला गया है, सिस्टमैटिक वे में आपके बॉडी ऑर्गन्स भी तो आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बॉडी ऑर्गन्स आ ही नहीं रहा बाकी के, ये इनकरेक्ट है। वैसे मैनर ये भी ठीक है आपका लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, नहीं ये वाला नहीं होता, राइट लेफ्ट वाला नहीं होता, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर गया आउटा के थ्रू तो ना जाता है, ये भी कैंसिल है। आपका पहला वाला ही ठीक है, ऑप्शन ए ही ठीक है आपका इस कंडीशन में। एरो बना हुआ है ये आपका, ये ऐसा लगता है ना स्लाइटली लेस देन ग्रेटर देन, वैसा वाला साइन लग रहा था, ये एरो है बेसिकली, ठीक है। 27th क्वेश्चन है, एंजाइम्स है और सबस्ट्रेट है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एमाइलेज, एमाइलेज किस चीज का ब्रेकडाउन करता है आपका, एमाइलेज आपका ब्रेकडाउन करता है बेसिकली स्टार्च का, कार्ब्स का, विच इज अ काइंड ऑफ शुगर, ठीक है, इसका करता है आपका ये कार्ब्स का। लाइपेज आपके लिपिड्स का करता है, फैट का करता है, लिपिड्स आर द फैट विच आर insoluble in water। पेप्सिन आपके प्रोटीन्स का करता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपका। न्यूक्लियस आपके न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर जाता है, न्यूक्लिक एसिड का। तो ए का क्या आपका, ए का है 2, बी का है 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो आपका ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन मैच हो रहा है आपको, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को लेकर के आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। सॉरी, क्या बोल रहे हैं कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो कन्वर्जन होता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में। हाँ NH3 को मतलब आपका जो N2 होता है कन्वर्ट कर देते हैं NH3 में अमोनिया में। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट क्या है ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया लाइक स्यूडोमोनास रिटर्निंग नाइट्रोजन बैक टू द एटमोस्फेयर। हाँ, तो आपके बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास वो क्या काम करते हैं आपके इन्वायरमेंट में दोबारा जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं आपके रिटर्न कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो कहने का ये स्टेटमेंट भी ठीक है, आपका 1 और 2 दोनों ही ठीक है। बोथ 1 एंड 2 का ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय, देखो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपके किन साइंटिस्ट ने दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने तो आपकी बुक लिखी थी, लमार्क ने भी आपके एक बुक लिखी थी, ग्रेगोर मेंडल ने आपका एक्सपेरिमेंट करा था ना, ये थे ना बुक लिखने वाले थे ना आपके थ्योरी दी थी आपकी। तो बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो आपके बताया था, ये स्टेटमेंट ये कॉन्सेप्ट जो बताया था आपका वो बताया था आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। बाकी आपके चार्ल्स डार्विन ने आपके एवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर आपकी बुक लिखी थी, आपके गैलापागोस आइलैंड पे गए थे आपके एक, ग्रेगोर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था, लमार्क ने भी आपके एक्सपेरिमेंट करा था। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो टर्म दिया था, कॉइन जो दिया था, कॉइन किसने करा था आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। Which of the following is a fat soluble vitamin? फैट soluble, एक होता है वाटर soluble, एक होता है फैट soluble। फैट soluble में क्या होता है आपका बी और सी, बाकी आप क्या देख सकते हो, और ए डी ई के, ए डी ई के ये होते हैं आपके वाटर soluble, और ये क्या होता है आपके फैट soluble। अगर आप देखोगे इसमें 38th में कि आपका फैट सोल्यूबल जो विटामिन होता है, फैट सोल्यूबल, ठीक है, ये ऑपोजिट जाएगा आपका, ये ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब बी और सी जो होता है ये होता है आपका वाटर सोल्यूबल,
और AD के क्या होता है आपका फैट सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल। बी या बी के डेरिवेटिव्स ये क्या होंगे आपके वाटर सॉल्यूबल, ये भी क्या होगा वाटर सॉल्यूबल। और विटामिन सी, बी और सी क्या होता है आपका वाटर सॉल्यूबल, ये तीनों ही आपके वाटर सॉल्यूबल है। तो एक बच्चा क्या आपका फैट सॉल्यूबल, विटामिन के ही तो बचेगा। ए डी ई के आपके, ए डी ई के आपके फैट सॉल्यूबल होते हैं और विटामिन बी और सी आपका वाटर सॉल्यूबल होता है। जैसे आपने सुना होगा विटामिन सी जो होता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है। विटामिन बी जो होता है, जैसे विटामिन बी की बात करूं, आपके आपने देखा है गांव में जो गाय का दूध होता है, अगर आप उसको बॉईल करते हो ना तो उसके ऊपर येलोइश कलर क्लियर आ जाती है, वो भी आपके विटामिन बी की वजह से ही होता है, राइबोफ्लेविन की वजह से। क्यों? क्योंकि आपके ये विटामिन बी ऐसे विटामिन होते हैं जो कि वाटर कंसंट्रेशन में आपके मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। मिल्क में आपके वाटर तो लिक्विड तो होता ही है ना, वाटर तो होता ही है, कंसंट्रेशन होता है आपके अच्छा खासा वाटर का, तो उसमें मिल्क कौन जाएगा आपका विटामिन बी, जिसकी वजह से आपके गाय का दूध जो होता है येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी ऑक्सो। नेक्स्ट है 31 का, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो क्या बोला है आपका कि आपका ऑक्सीजन डिसोशिएट कैसे होता है, ऑक्सीजन डिसोशिएट कैसे होता है, इसका एक कर्व बनता है सिग्मोइड कर्व, इसको हम एस कर्व के नाम से भी जानते हैं। मतलब डिसोशिएशन का मतलब क्या है, डिसोशिएट हो जाना। पहले आपका हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। फिर धीरे धीरे करके आपका वो क्या काम करता है, अलग अलग आपके ऑर्गन्स के पास जाता है, उसमें ऑक्सीजन देता रहता है, तो ऑक्सीजन धीरे करके कम होता है। फिर एकदम से जैसे ऑर्गन्स ने आपके सारे ऑक्सीजन ले लिया तो एकदम से ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो इसमें जो आपका कर्व बनता है डिसोसिएशन का ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन, वो एक सिग्मोइड एस कर्व बनता है इसमें आपका। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग प्लांट हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। आपका ना प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है और उनके फंक्शंस है। तो आपको इसके बारे में बताना है कि आपको पेयर करना है कि करेक्टली पेयर मैच कौन सा है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है। एक है आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन इज फेमस फॉर इट्स एपिकल डोमिनेंस प्रॉपर्टी, मतलब ये खाली हाइट बढ़ने पे ध्यान देता है लेकिन ब्रांचेस बढ़ने पे ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑक्सिन का ये वाला ठीक है। जिबेलिन्स का क्या होता है आपका, प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। जिबेलिन जो होता है कहीं ना कहीं आपके स्टेम इलोंगेशन में भी हेल्प करते हैं। जिबेलिन जो होते हैं कहीं ना कहीं आपके स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि आपके स्टेम के बेस में प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, और सीड जर्मिनेशन भी प्रमोट करवाते हैं कौन, जिबेलिन। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या काम करते हैं, आपके सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करवाता है, प्रिवेंट करवाता है, सीड में डोरमेंसी लाता है। एब्सिसिक एसिड आपके सीड में डोरमेंसी लाता है और जिबेलिक एसिड आपके सीड में डोरमेंसी हटा देता है। ठीक है, पहला दूसरा ठीक है, करेक्टली मैच कौन से आपके, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली है आपका पहला, ये वाला भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Crane's anatomy is a characteristic feature of the leaves of। देखो Crane's anatomy जो होता है बेसिकली पूछा गया कि किसका आपका फीचर होता है। तो दो टाइप के, तीन टाइप के आपके प्लांट्स होते हैं, एक C3 प्लांट्स, एक C4 प्लांट्स, है ना, दो पैथवे फॉलो करते हैं, एक C3 पैथवे, एक C4 पैथवे। तो C4 पैथवे जो होता है आपका, जो C4 पैथवे होता है वो क्या शो करता है आपका, Crane's anatomy वाला। उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे क्या होता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपके इधर उधर हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फिक्सेशन होता है अच्छा खासा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि क्रेन्स एनाटॉमी जो होता है किसका पार्ट होता है आपका, C4 प्लांट्स का होता है, C4 प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following antibodies is the most abundant in human blood serum can cross the placenta and can cross the placenta। ठीक है, कौन सा ऐसा एंटीबॉडी होता है आपका जो कि सबसे ज्यादा होता है ह्यूमन ब्लड सीरम में और आपके प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, मतलब बेबी के पास जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके बेबी के एंटीबॉडीज बढ़ाने में भी हेल्प करता है आपका ये।
और आपके ये वही पार्ट होता है जो कि आपके ब्लड में सबसे ज्यादा होता है, जो कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन भी करता है, हमारे ब्लड में भी करता है। तो IgA, IgE और IgM ये सब तो आपके वैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे तो एक्टिवेट होते ही होते, लेकिन इनमें से किसी का भी इम्यूनिटी से लेना कुछ भी नहीं है। तो किसका होता है आपका IgG। जो आपका IgG जो आपका एंटीबॉडी होता है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है ह्यूमन ब्लड सीरम में, और ये आपके एंटीबॉडीज बढ़ाने में हेल्प करते हैं और बेबी के एंटीबॉडीज बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होता है आपका ऑप्शन सी, IgG। ठीक है। द डिजीज गोइटर is primarily caused by deficiency of which mineral in diet leading to enlargement of which gland। गोइटर के बारे में हमने अभी बात करी भी थी। गोइटर जो होता है इट इज अ काइंड ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से आपके थायराइड ग्लैंड जो होते हैं ना बिल्कुल स्वेल हो जाते हैं आपके। अगर थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएंगे तो आपका जो गला देखोगे ना बहुत ज्यादा कैसा दिखेगा, आपका थोड़ा सा स्वेल्ड दिखेगा। आयरन की कमी से पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं, पैराथायराइड ग्लैंड में नहीं, सोडियम एसिटिल ग्लैंड में नहीं। आयोडीन की कमी से आपके थायराइड ग्लैंड जो होते हैं ना एनलार्ज हो जाते हैं एंड द टर्म इज नोन एज गोइटर। गोइटर बोला जाता है आपका। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ जॉइंट्स को आपको लोकेशन इन द बॉडी में कनेक्ट करना है। जैसे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक होगा आपका बॉल एंड अनदर वन इज सॉकेट। सॉकेट मींस कैविटी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लाइज इन योर शोल्डर, योर पेल्विक गर्डल, थाइज वाले पोर्शन में। तो आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पाए जाते हैं आपके शोल्डर में। एक का होगा आपका 2 हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहां पाए जाते हैं आपके, हिंज का मतलब क्या होता है आपका टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो। ये पाया जाता है आपके एल्बो में और पाया जाता है आपके नी में। हिंज आपके कहां पाए जाते हैं नी में। 1 तो पहले कट गया क्योंकि ए का क्या है 2 है, 1 नहीं है इसमें। ए का है 2 और बी का है 1, 2 1। बाकी इसका भी देख लो एक बार सी का। पाइवट जॉइंट जो होता है ना, पिवट या पाइवट जॉइंट, वो आप कह सकते हो क्या होता है आपका सेंट्रल एक्सिस के लेफ्ट और राइट। सेंट्रल एक्सिस के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लिस्ट लेफ्ट और राइट हमारा क्या लोअर बॉडी। ठीक है। तो सी का क्या होना चाहिए आपका बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, क्योंकि एक्सिस के थ्रू आपका रोटेट करता है क्या आपका पिवट जॉइंट। मूवमेंट अराउंड एक्सिस, मूवमेंट अराउंड एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि आपके ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं। तो बिटवीन कार्पेल्स, कार्पेल्स आपके बहुत अच्छे ग्लाइड करते हैं आपके। तो क्या ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के हिसाब से आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है आपका टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं आपके सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखो टी लिम्फोसाइट्स आर आल्सो नोन एज सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं उसको हम सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमिंग इन द बॉडी। आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको किल कौन करता है आपका टी लिम्फोसाइट्स। अपना एंटीबॉडी रिलीज करता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये क्या है ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्या ठीक है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं, देखो बी लिम्फोसाइट आपके इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर, एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं और देते किसको है टी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं, मेन आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और किसको देते हैं आपके टी लिम्फोसाइट्स को, क्योंकि वही तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे होते हैं ना। हाँ ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, करेक्ट दोनों है, बोथ 1 and 2। ठीक है। नेक्स्ट है which part of the eye that regulates the amount of light entering it by adjusting the size of the pupil। कौन सा ऐसा पार्ट होता है आई का, आपको मालूम है बीच में जो गैप होता है ना, इस गैप को हम बोलते हैं प्यूपिल, और यही रेगुलेट करता है कि हमारे आईज में कितना लाइट एंटर करता है, कितना लाइट आपका एंटर करता है। तो आपके प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है,
कॉर्निया करता है क्या? नहीं, कॉर्निया तो आउटरमोस्ट लेयर होती है। नहीं, रेटिना करता है क्या? रेटिना तो नहीं, रेटिना तो पीछे स्क्रीन होता है। नहीं, ये भी नहीं करता, नहीं करता। लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस तो अंदर की तरफ होता है, ये भी कंट्रोल नहीं करता। तो क्या बचा आपका? आइरिस। आइरिस जो होता है आपका, वो आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कि अगर मान लो कि मैं बहुत ज्यादा लाइट वाले एरिया में, तो मैं आंख ऐसे मीचूंगा, ऐसे कम करूंगा, मैं अपने प्यूपिल का साइज बहुत ज्यादा छोटा कर लूंगा। मेरे प्यूपिल का साइज छोटा कौन करेगा? आपका आइरिस, ताकि कम से कम लाइट आए। अगर आपकी आईज में ज्यादा लाइट भी जाएगा तो कहने के आपके रेटिना पे जाके दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसीलिए आपका आइरिस जो होता है आपके प्यूपिल का साइज क्या कहता है? कंट्रोल करता है। सही ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, आइरिस। 39 है आपका, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉपीड डीएनए टू एमआरएनए इज नोन एज। डीएनए से आरएनए बनना, बट कौन सा आरएनए? एमआरएनए, लेकिन है तो आरएनए ना। द कन्वर्जन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है आपका? ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए क्या बनाता है आपकी बॉडी में? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है आपका? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना या कॉपी करना क्या कहलाता है आपका? ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन बनना। रेप्लिकेशन का मतलब पूरा जेनेटिक मटेरियल कॉपी होना। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है पॉज हो जाना जेनेटिक मटेरियल कॉपी होने पे। ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे, तो एक ऑप्शन सही क्या आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। Which of the following groups of animals are warm-blooded animal? Homothermic. वार्म ब्लड कौन से होते हैं आपके? फिश और एम्फीबियंस तो आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों ही कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड और बर्ड्स होते हैं आपके वार्म ब्लडेड। दोनों तो नहीं है ना, बर्ड्स होते हैं वार्म ब्लडेड और मैमल्स भी होते हैं वार्म ब्लडेड। तो आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका? ऑप्शन डी। बर्ड्स और आपके मैमल्स दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके? वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते अपने टेम्परेचर के लिए, वो क्या होते हैं आपके? वार्म ब्लडेड, जो कि क्या होते हैं आपके? ह्यूमन और मतलब मैमल्स और आपके बर्ड्स, क्योंकि ह्यूमन भी तो मेल्स है ना, मैमल्स है ना बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूट्रोफिकेशन इन अ लेक ऑफन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्राइमरी बिकॉज ऑफ। यूट्रोफिकेशन क्या होता है आपका? इन अ लेक, लेक के अंदर यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ऑफन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। आपके जो लेक में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना, वो गायब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। वो किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। देखो, आपके सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, उतना ज्यादा आपके ऑक्सीजन को आप कह सकते हो एब्जॉर्ब नहीं करता। थोड़ा बहुत करता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करता। इतना नहीं करता कि बिल्कुल ऑक्सीजन गायब ही हो जाए, नहीं। हाई रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लैंक्टन्स, अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा ऑक्सीजन निकालेगा ना, तो ऑक्सीजन कम कैसे होगा? नहीं। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एल्गल ब्लूम्स, देखो जब आपका एल्गी जो होता है ना, जैसे पूरा हम देखा है, पूरा ग्रीन कलर का कवर हो जाता है, येलो कलर का कवर हो जाता है, रेड कलर का कवर हो जाता है, उसको हम एल्गल ब्लूम्स बोले जाते हैं। जब आपके एल्गी पूरे सरफेस को कवर कर लेते हैं, जब आपके एल्गल ब्लूम्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, जब आपके एल्गल ब्लूम्स मर जाते हैं, तो उनकी बॉडी पर ना बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। और वो बैक्टीरिया क्या ग्रोथ करते हैं? बैक्टीरिया क्या काम करते हैं आपके? ज्यादातर जो आपके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको डिप्लीट कर देते हैं, उनको हटाने लग जाते हैं, उनको गायब करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत बढ़ जाता है आपके लेक का, ठीक है। सही ऑप्शन तो आपका यही होना चाहिए, लेकिन बी भी देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स विद वाटर, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपके पॉल्यूटेंट्स अगर आपके केमिकल रिएक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं डिसॉल्व ऑक्सीजन में कोई दिक्कत आती नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं आती। पानी का नेचर जरूर चेंज कर देता है, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं छेड़ते आपके जो आपके केमिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स इज कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों तो आपके डबल मेम्ब्रेन होते हैं,
ये तो आपके ऑप्शन में कट जाएंगे। न्यूक्लियस भले आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कवर्ड होता है, लेकिन न्यूक्लियस आपका मेन पार्ट ऑफ द सेल होता है। वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होता है डबल डी होता है, लेकिन एक बात अगर मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियस जो होता है आपका मेन पार्ट ऑफ द सेल होता है। तो अगर मैं इसको सेल ऑर्गेनेल की बात करूं तो थोड़ा अलग है, तो ये भी आपका कट जाएगा। आपको होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। इट डाइजेस्ट द इंट्रासेलुलर सेल, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है आपका, ये सेल को मार देता है, इसलिए का नाम क्या पड़ा आपका सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये आपका सिंगल लेयर ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ होता है, बाकी सारे आपके डबल मेम्ब्रेन से होते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन ईयर। आपको स्टेटमेंट्स दे रखे कुछ। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है आपका, देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो आपका होता है ईयर ड्रम, वो होता है आपका ईयर ड्रम। हाँ, तो ईयर ड्रम आपके आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करता है, तो ये ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ट्यूब विद द फेरिंग्स। यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है, एक ट्यूब होता है जो कि आपके मिडल ईयर को ना बक्कल कैविटी माउथ में कनेक्ट करता है, फेरिंग्स में नहीं, माउथ में। तभी आपके माउथ में जो भी एक्टिविटी हो रही होती है ना आपके ईयर में कैसे जाती है, क्योंकि उसमें यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट होता है, लेकिन इसमें फेरिंग्स बता रहे हैं, यहाँ पे बक्कल कैविटी आना चाहिए था। कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ द इनर ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। देखो कोक्लिया इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। कोक्लिया के पास एक ऑर्गन होता है, द नेम ऑफ द ऑर्गन इज वेस्टिब्यूलर ऑर्गन। वेस्टिब्यूलर ऑर्गन वो भी आपके इनर पार्ट में कोक्लिया के पास ही होता है। ठीक है, जो कि हाँ आपके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी लेवल को मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन एक बात देखो कि है क्या इसमें, इसमें होता क्या है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स को अगर आप देखोगे, जो आपका फेरिंग्स होता है ना, जस्ट आपका अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये बकल कैविटी है और ये आपका नेजल कैविटी है, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स। और यहीं पे ट्यूब आता है आपके बकल कैविटी के पास से, आपका ट्यूब कहां पर आता है, आपका मिडल ईयर से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कभी कभी ना बक्कल कैविटी का ये जो थोड़ा आगे वाला पार्ट होता है ना, बक्कल कैविटी का ही थोड़ा जो आगे वाला पार्ट होता है, बक्कल कैविटी का आगे वाला पार्ट, उसको हम फेरिंग्स भी कंसीडर करते हैं, मतलब ये आपके कहने के बक्कल कैविटी का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं देखो ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनर ईयर में दो पार्ट होते हैं आपके, एक होता है कोक्लिया, कोक्लिया आपके हियरिंग में हेल्प करता है, कोक्लिया हेल्प्स इन हियरिंग। ठीक है, कोक्लिया के जस्ट बगल में कौन सा ऑर्गन होता है आपका, वेस्टिबुलर ऑर्गन। कोक्लिया के जस्ट बगल में होता है आपका वेस्टिबुलर ऑर्गन विच हेल्प्स इन बॉडी बैलेंसिंग फैक्टर। लेकिन यहाँ पे कोक्लिया अगर एग्जैक्टली आपका वेस्टिबुलर लिखा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है। पहला और दूसरा ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन है क्या आपका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया नियर साइटेडनेस यूज विच टाइप ऑफ लेंस फॉर करेक्शन। मायोपिया में ना आपको, मायोपिया में आपको जो है ना दूर की चीज नहीं दिख पाती। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका लेंस है और ये आपका क्या है, स्क्रीन है। तो मायोपिया में ना, मायोपिया में जो आपका इमेज बनता है वो क्या बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो हम कौन सा लेंस लगाते हैं, हम लगाते हैं कॉनकेव लेंस, ताकि आपका लाइट थोड़ा ब्रॉड हो और आपका इमेज कहाँ बने, सीधा सीधा बने, आपके सीधा सीधा कहाँ बनेगा, आपके रेटिना के ऊपर। ठीक है, रेटिना के ऊपर। तो हम इमेज कौन सा यूज करते हैं, हम लेंस कौन सा यूज करेंगे, आपका कॉनकेव लेंस फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया, कॉनकेव लेंस। आप देखो ना लेंस के टाइम पर जब ऐसे आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें आपकी इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है आपके रेटिना के जस्ट आगे, रेटिना है यहाँ पर, इंटरसेक्शन आपका यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसके आगे कॉनकेव लेंस लगा दूंगा तो ये क्या काम करेगा, ये मेरे रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा ब्रॉड कर देगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है, और ये जाके कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, आपका बिल्कुल रेटिना के ऊपर। तो हम मायोपिया ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, आपका कॉनकेव लेंस यूज करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक इनटू लैक्टिक एसिड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज टेक्स प्लेस इन। क्वेश्चन बोल रही है कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपके लैक्टिक एसिड में। आपको मालूम है पायरुविक एसिड जो होता है आपके 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड आपके एक्सरसाइज के टाइम पर। जब आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो तब आपका कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। किस जगह पर होता है ये? लीवर सेल्स में लैक्टिक एसिड नहीं बनती क्योंकि मसल में बनते हैं, ना ब्लड प्लाज्मा में। आपके 2 ऑप्शंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली आपका जो प्रोसेस होता है, द नेम ऑफ द प्रोसेस इज ग्लाइकोलिसिस। ये कहां पर टेक प्लेस करता है? आपके साइटोप्लाज्म में। और वहीं पर क्या बनता है आपका? पायरुवेट। और वहीं क्या बनता है आपका? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आल्सो नोन एज मसल क्रैम्प। क्या इसको और हम क्या बोलते हैं? आपका मसल क्रैम्प बोलते हैं। कहां बनता है आपका ये? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स? देखो, आपको मालूम है कि आपके जो बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं वो आपके रेप्टाइल से ही हुए हैं। रेप्टाइल्स जैसे आप कह सकते हो आपके ना बहुत छोटे छोटे बर्ड्स हैं, वो आपके बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। कैसे? जैसे मान लो पहले ना आपके टीरेक्स करके, तो फिर एक ऐसा डायनासोर था, जैसे कि आप इसको रेप्टाइल बोल सकते। डायनासोर आपके बड़े लिजर्ड्स होते थे। वो क्या करता, उस पहले के टाइम पे आपके जो ट्रीज होते ना उनकी हाइट बहुत बड़ी होती थी, तो अपने कह सकते हो प्रे को पकड़ने के लिए ना वो पहले बहुत दूर जाता, रनिंग करता और एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाता, लेकिन फिर भी वो अपने बेसिकली प्रे को नहीं पकड़ पाता था। ऐसे करते गया तो धीरे धीरे करके ना आपके उस डायनासोर की हाइट छोटी हो गई और धीरे धीरे उसके जो फोर लिम्स थे वो मॉडिफाई हो गए आपके विंग्स में, और जो उसका माउथ था वो कन्वर्ट हो गया आपके बीक में। वैसे आपकी बाकी सब बर्ड्स की इवोल्यूशन हुई है, लेकिन आपका एक ऐसा रेप्टाइल था, द नेम ऑफ द रेप्टाइल इज आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स आपका एक ऐसा रेप्टाइल था जो बिल्कुल आपके डायनासोर की तरह दिखता था, फ्लाइंग रेप्टाइल की तरह दिखता था, लेकिन इसके जैसे बर्ड्स के आप कह सकते हो जैसे बर्ड के आपके टेल पे आपके फेदर्स होते थे ना, वैसे आपके आर्कियोप्टेरिक्स के टेल पे भी फेदर्स होते थे। जैसे आपके बर्ड का क्लॉज होता है वैसे आपके आर्कियोप्टेरिक्स का क्लॉज होता था। बीक बिल्कुल बर्ड की तरह, फेदर बिल्कुल बर्ड की तरह, लेकिन बीक के अंदर इसके जो टीथ थे वो बिल्कुल आपके टीरेक्स की तरह थे, डायनासोर की तरह थे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि एक ऐसा आपका एनिमल था जो कि आपके रेप्टाइल्स और आपके बर्ड्स के बीच में लिंक कर रहा था। वो क्या था आपका? आर्कियोप्टेरिक्स। अगर आप आर्कियोप्टेरिक्स देखोगे तो इसके पास विंग्स भी था, इसके पास फेदर्स भी थे, इसके पास आप कह सकते हो बीक टाइप की था, बीक टाइप भी था। ऑन द अदर हैंड इसके पास जो आप कह सकते हो क्लॉज थे वो था आपके रेप्टाइल्स की तरह, टीथ थे रेप्टाइल्स की तरह, फेस पूरा स्ट्रक्चर रेप्टाइल्स की तरह, बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह। तो आर्कियोप्टेरिक्स दोनों के बीच का मिसिंग लिंक था आपका। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या आपका? आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट है, इन अ फूड चेन मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ। मैक्सिमम एनर्जी आपको किसको मिलता है? मैक्सिमम एनर्जी आपने सुना 10% लॉ के बारे में। जैसे सनलाइट है, सनलाइट का 10% लॉ गया आपके किसके पास? सनलाइट से खाना कौन बनाता है? आपके ट्रीज। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को किसने खाया? आपके प्रोड्यूसर मान लो आपके डियर ने खाया, आपके बफेलो ने खाया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? प्राइमरी कंज्यूमर। इसका आपका 10%, प्रोड्यूसर का 10% कहां पर गया? आपके हो गया आपके प्राइमरी कंज्यूमर के पास। फिर प्राइमरी कंज्यूमर का 10% कहां गया? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। इट इज नॉन एज 10% लॉ। 10% लॉ। इसका 10% कहां गया? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको हम कार्निवोरस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपके काऊ को, आपके डियर को, आपके बैफलो को कौन खा जाता है? आपके बिग कैट्स खा जाते हैं, कार्निवोरस मान लो। इसके बाद उनको भी क्या होगा? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर का आएगा आपका डिकम्पोजर, या फिर आप टर्शियरी कंज्यूमर भी बोल सकते हो। उसमें आपके कौन से आते हैं? वल्चर्स वगैरह आते हैं। फिर जब वो मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोजर। पूछ रहा है आपका कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी किसको मिलता है? अगर इसने सनलाइट का 10% एनर्जी एब्जॉर्ब करा है, किसने? आपका प्रोड्यूसर ने। सनलाइट जो उस एरिया में, जिस एरिया के सनलाइट पड़ेगा, उसका 10% उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करा है। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी होगा आपके प्रोड्यूसर में। फिर इसका 10% कहां पास ऑन हुआ? आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फिर होगा आपका डीकंपोजर। सबसे कम एनर्जी जो मिलती है आपके डीकंपोजर्स को मिलती है, और डीकंपोजर्स वापस फिर आपके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, तो दोबारा उसको फिर वापस से साइकिल दोबारा स्टार्ट होता रहता है। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो अवेलेबल होता है वो किसके लिए होता है? आपके प्रोड्यूसर, जैसे मतलब आपके ट्रीज के लिए और प्लांट्स के लिए, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ 10% लॉ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट्स, अलग अलग ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट्स है। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, इतने सारे आपके। विच वन अमंग इज रिस्पांसिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से फाइटिंग कौन करता है आपका? आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, या फिर आपके प्लेटलेट्स करते हैं? आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 2 and 3 ओनली। तो अगर आप देखोगे कि इन सब में से आपका कौन आपका बेसिकली इन्फेक्शन से फाइट करता है, तो विच ऑफ दीज आर नॉन एज सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी? सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी इज डब्ल्यूबीसी। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है उसको किल कौन कर देता है? आपका WBC। कौन किल करता है आपका? WBC। इट इज नॉन एज सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज अस इन्फेक्शंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है हमें जो कि क्या कॉज करता है? आपको इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, एरिथ्रोसाइट्स हम इन्फेक्शन से नहीं बचाते, मतलब रेड ब्लड सेल हम इन्फेक्शन से नहीं बचाते, ना हमें प्लेटलेट्स बचाते। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है, और रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीट, हॉर्मोन्स, एनर्जी, फूड, वेस्ट, वाटर, ये सारा कौन कैरी करता है? आपका आरबीसी, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। तो एरिथ्रोसाइट नहीं है, थ्रोम्बोसाइट नहीं है, 2 ओनली। 2 ओनली का कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis cotton. BT cotton is a genetically modified crop that incorporates gene from which of the following organisms should provide pest resistance. देखो आपका ना एक बैक्टीरिया होता है, the name of the bacteria is Bacillus thuringiensis। इसी का नाम पड़ा आपका BT, Bacillus thuringiensis। ये आपका एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि ना ये खाली आपके इंसेक्ट्स का जो, देखो इंसेक्ट का जो एब्डोमेन का पीएच होता है ना, उसके लिए पॉइजन बनाता है, ठीक है। जो कि आपके बॉल वॉर्म्स होते हैं, या फिर जो आपका कॉटन के प्लांट पे जो आपके कुछ आपके इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जो कि आपके कॉटन खा जाते हैं ना, तो उसके एब्डोमेन का पीएच देख करके ये आपका एक केमिकल बनाया गया फ्रॉम अ बैक्टीरियम। द नेम ऑफ द बैक्टीरियम इज बैसिलस thuringiensis, जो कि आपका एक प्रोटीन बनाता था, क्राई प्रोटीन, CRY, क्राई प्रोटीन। और अगर उस कॉटन को किसी भी इंसेक्ट ने हल्का सा भी खाया, वो जो क्राई प्रोटीन था उस इंसेक्ट के एब्डोमेन में चला जाता था, और उस एब्डोमेन में छोटे छोटे पोर्स कर देता था, जिससे इवेंचुअली उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती थी। तो ये जो लिया गया था, किससे बनाया गया था? आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरियम। द नेम ऑफ द बैक्टीरियम वो इज बैसिलस thuringiensis, ठीक है। ना फंगस से बनाया था, ना वायरस से बनाया था, ना नीमाटोड मतलब एस्केलमेंथिस किसी से भी नहीं बनाया था। किससे बनाया था? आपके एक बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 excretory organ and list 2 is animal group. You have to match the correct excretory organs with animal groups. Flame cells. Flame cells are a type of cells which help in excretion, but in platyhelminthes. But example of platyhelminthes is also known as flatworms. Platyhelminthes is also known as flatworms. They contain tapeworm, liver fluke, planaria. They are known as flatworms or platyhelminthes. फ्लेम सेल्स हेल्प करते हैं क्या? एक्सक्रेशन करवाने में। किसमें? आपके फ्लैटवर्म्स में। तो ए का 3, 4 वाले ऑप्शन कट गए आपके दोनों। नेफ्रीडिया, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, किडनीज। किडनीज का तो इजी है, किडनीज आप किसके पास जाएगा? आपके मैमल्स। मेलफिजियन ट्यूब्स हेल्प्स इंसेक्ट्स फॉर एक्सक्रीशन। इंसेक्ट्स की हेल्प करते हैं, कॉकरोच है, ग्रास हॉपर है, आपके छोटे मोटे कॉकरोच होते हैं, सभी के बॉडी में क्या पाए जाते हैं? मेलफिजियन ट्यूब्स पाए जाते हैं फॉर एक्सक्रीशन। ए का क्या है आपका? 3। अच्छा नेफ्रीडिया। ए की तो बचा आपके अर्थवॉर्म्स। एक्सक्रीशन कौन करता है आपके अर्थवॉर्म में? नेफ्रीडिया। ए का क्या है? 3। बी का क्या है? 4। सी का क्या है? 1।
डी का क्या है 2, तो क्या जा रहा है आपका ऑप्शन ए 3 4 1 2। जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वैसे आपके अलग अलग एनिमल्स की बॉडी में भी तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनके एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। तो ये आपके सही लिस्ट के ऑप्शंस थे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के टेस्ट का। तो आपने देखा कि हमने बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करे, बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करे, तो आपको एक टाइप से आइडिया मिल गया होगा, ठीक है, कि क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जा सकते। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। होप आपको आज की क्लास में क्वेश्चंस करवाए हुए समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लासेस में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।